and here I am explaining the PGT biotechnology syllabus, which is based on KVS syllabus, NVS, DSSB, AMRS, and whatever the teaching level exams based on that syllabus. I am explaining each topic here, and so the sources I have explained over here, that is I took from the NCERT books and PG syllabus. And then here the next slide is about the कॉमन एग्जाम्स जो भी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी पूछा जाता है कॉमनली हिंदी इंग्लिश रीजनिंग लॉजिकल का सब्जेक्ट्स और जनरल नॉलेज के बारे में वो सारे टॉपिक्स है। देन इस लेवल पे एजुकेशन के से बेसिस एजुकेशन टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उनसे आपको टॉपिक सारे पता होने चाहिए। एंड देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एंड उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट फिलहाल जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेल बायोलॉजी सेल स्ट्रक्चर से है। and already इसके I have uploaded the 3 videos. This is going to be a 4th biotechnology 4th video. Then here कुछ topics है protein and gene manipulation, then genetics, molecular biology, इम्यूनोलॉजी, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। उसके बाद जो है एग्जाम पैटर्न है जिसमें कंसर्न सब्जेक्ट जो है मेनली उस पर फोकस है तो वो 100 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में जो भी टॉपिक है वो है स्पेशिएशन, बायोडाइवर्सिटी, एडाप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पेशिएशन टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो मेन डिस्कवरी है, जितने भी सारे टर्म्स है उनका डिस्कवर किसने किया है, उसमें कौन से साइंटिस्ट का मेन रोल है वो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो मेन साइंटिस्ट है वो है अर्नस्ट मेयर, for whom species problem have been main concern of research. Point out that speciation, the multiplication of a species, that is division of one parent species into several daughter species, is one process responsible for the evolutionary diversity of organic world। यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो स्पीशीज का टर्म है वो एक मेन डिस्कवर पॉइंट डिस्कवरी का एक मेन पॉइंट है जहाँ पर ये पता करना कि स्पीशीज का एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो किस बेसिस पे किया जाए। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर स्पीशी है वो जब रिप्रोड्यूस करती है पेरेंट से अपने डॉटर स्पीशीज में, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होती है उसके बाद, तो ये इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी भी प्रोड्यूस करती है इस प्रोसेस के थ्रू। देन डार्विन का नाम आता है जो कि जिनका रोल नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारा है। देन उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट डार्विन का यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है, उन्होंने अपने किसी भी प्रोसेस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कोई भी टर्म यूज़ नहीं किया है। एंड ये जो टॉपिक का सारा जो सब्जेक्ट का जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन है मैंने एनसीईआरटी से इसको लिया है, प्लस कुछ कुछ पॉइंट्स जो है पीजी लेवल के हैं जो बहुत डीप में जाएंगे वो उसका, और जो आउटर वाला जो पार्ट है जैसे डायग्राम्स होंगे और जो इसके एक्सप्लेनेशन होंगे, बेसिक डेफिनेशंस होंगे, देन इसकी डिस्कवरीज के साइंटिस्ट के नाम होंगे, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। देन सम ट्राइड, तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने जो है ट्राई किया कि कुछ डिग्री के बेसिस पे जैसे डिफाइन करते, जैसे डिस्कवरी में बोलते हैं कि जब वो स्पीशीज को एक दूसरे स्पीशीज से डिस्टिंग्विश कर रहे थे तो उन्होंने किस पर्टिकुलर डिग्री पे कौन सी स्पीशीज इतना डिफरेंस रखती है दूसरे स्पीशीज से कंपेयर करने के लिए, तो वो जो है क्वान्टिफाइबल नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेसिस को, अपने एस्पेक्ट्स को चेंज किया। तो कौन से डिग्री के किस बेसिस पे उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, एबिलिटी टू ब्रीड उनके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद यहाँ पर जो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी वो थे डॉब्स, हेंस्की, गोल्डस्मिथ एंड अर्नस्ट मेयर। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है इस पार्ट में डिस्कवर किया गया है जिसमें जीन्स कैसे ट्रांसफर होता है एक पॉपुलेशन से उसका डिस्कशन है। देन यहाँ पे 3 तरीके से
इसको डिफाइन किया गया है, जैसे कि फर्स्ट है टाइपोलॉजिकल स्पीशीज। टाइपोलॉजिकल स्पीशीज में स्पीशीज के टाइप्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्टिंग्विश किया है। नॉर्मलिस्टिक में उन्हें उनके नाम के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया है, जैसे कि बायोलॉजिकल नेम होते हैं अलग अलग। देन बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव का कॉन्सेप्ट लिया गया है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज की कम्युनिटी में वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड अर्नेस्ट मेयर ने अकॉर्डिंग टू उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक लाइन मेंशन की है यहाँ पे, स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीड नेचुरल पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ई अदर सच ग्रुप। तो उनका जो इंटरब्रीड का जो नेचुरल पॉपुलेशन है, स्पीशीज का जो भी स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज हो सकती है, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं दूसरे ग्रुप से, तो इस तरह से स्पीशीज का ग्रुप्स बनता है। देन स्पेशिएशन, स्पीशीज से स्पेशिएशन बनता है, मैंने स्पीशीज में ही एक पर्टिकुलर डिफरेंस कैसे आता है कि आप एक ही स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज को डिफरेंस कर सको। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डिफाइन किया है, दैट इज सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन, पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन एंड एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जो जैसे आप अगर अपने घर में ही रह रहे हो तो उसमें जो एक पेरेंट का ग्रुप है वो अलग है, देन ऑफ स्प्रिंग का दूसरी जनरेशन का अलग है, लेकिन सेम जगह रह रहे हैं, तो इस तरीके से वो सिम्पेट्रिक यानी एक ही में सेम जगह पे उसे क्रिएशन कहा गया है। और यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है पॉलीप्लॉइडी, वो एग्जांपल के लिए लेने के लिए किया गया है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, बहुत सारे जीन्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आप उसमें कैसे डिफाइन करोगे। जैसे सपोज करो किसी यहाँ पर क्रॉस हाइब्रिड बिटवीन टू डिप्लॉयड प्लांट कुड रिजल्ट इन टेट्राप्लॉयड हाइब्रिड। तो अगर आप 2 डिप्लॉयड प्लांट को आपस में क्रॉस कराओगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा टेट्राप्लॉयड हाइब्रिड। एंड जो भी आइसोलेशन होगा उसमें, जो भी पॉपुलेशन होगी वो अगर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती है तो वो करेगी, अदरवाइज उसका जीन्स जो है नॉन वायबल वो हो जाएगा। देन पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी जो है एक नॉन एग्जिस्टेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल एनिमल इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इफ अ सिंगल म्यूटेशनल इवेंट ऑफ क्रोमोसोमल चेंज सच एज पॉलीप्लॉइडी रिजल्ट इन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव के प्रोसेस में क्या होता है, अगर किसी जीन या क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं देन ऑब्वियसली वो जीन सर्वाइव नहीं कर पाती है। एक और एग्जांपल यहाँ पर है डिसरप्टिव और या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन का। उसमें क्या होता है, जो 2 जीनोटाइप है यहाँ पे मेंशन किया है, एज इट इज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज डबल ए एंड ए डैश ए डैश। तो ये जो 2 जीन्स है, 2 टाइप्स के जीन्स है, अगर आप इनको हाइब्रिड क्रॉस कराओगे स्पीशीज 1 स्पीशीज 2 में, तो अगर 2 जीन्स जो है हेट्रोजाइगस जो भी आपको मिलेगा वो सर्वाइव कर सकता है मेटिंग के बाद, देन तो वो तो सरवाइव कर जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो स्पीशीज जो है मिनिमाइज हो जाएगी। तो कौन सी पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है उस पर सर्वाइव कर पाती है ये उस पर भी डिपेंड होता है। देन जियोग्राफिकल स्पीशिएशन में 2 ग्रुप आते हैं, दैट इज एलोपेट्रिक स्पीशिएशन, पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन। एलोपेट्रिक स्पीशिएशन में जो भी कोई भी नेचुरल बैरियर है वो बन जाता है, जैसे कि सपोज एक इंडिया और श्रीलंका आपस में पहले जुड़े हुए थे, लेकिन किसी भी तरीके से जो भी वॉल्केनिक इरप्शन है या फिर कोई भी अर्थक्वेक जैसे नेचुरल फिनोमेना होते हैं उनसे ये क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वहाँ जो स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है और अलग जगह पे अलग स्पीशीज का होता है, तो वो एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। पेरीपेट्रिक में के स्ट्रेटेजी को अपनाया जाता है। के स्ट्रेटेजी मीन्स कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है जब बढ़ती रहती है तो एक सैचुरेटेड पॉइंट आता है जहाँ से वो बढ़ना बंद हो जाती है। उस पॉइंट पे ये आप कह सकते हो कि जो भी पॉपुलेशन का एडाप्टेशन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा हो गया है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को आगे नहीं किया जा सकता। और ये एक किनारे में मैंने पेरीपेट्रिक पेरिफेरल स्पीशिएशन भी इसको मेंशन किया जाता है, इसको रेफर किया जाता है, क्योंकि जो भी पॉपुलेशन होती है वो सेंटर से होकर जब पेरिफेरल एरिया में जाती है वो पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन को डिफाइन करती है कि जीन फ्लो वहाँ पे जाके कम होने लगता है, जीन फ्लो वहाँ पे कम होगा और एक पर्टिकुलर जगह पे स्पीशीज जो है कांस्टेंट लेवल पर आ जाएगी। देन यहाँ पर जो है एक डायग्राम है,
ये इस डायग्राम के थ्रू ये समझना बहुत इजी होगा एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, सिम्पेट्रिक क्या है। तो यहाँ पे एलोपेट्रिक जो है नेचुरल बैरियर के थ्रू जो है दो स्पीशीज कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। पैरापेट्रिक में जो है ये पेरिफेरल वाला एरिया, जो कि किनारे वाला एरिया, एक जगह पे जाके जो की स्ट्रेटेजीज है उसको अपनाया जाता है, पॉपुलेशन जो है वहाँ पे सैचुरेटेड हो जाती है। एंड देन सिम्पेट्रिक में सेम पॉपुलेशन में आप कैसे स्पीशीज को डिफाइन कर रहे हो। बायोडाइवर्सिटी, देन ये दूसरा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एज इट इज़ क्या है कि हमारे जो भी आसपास हम डाइवर्सिटी देखते हैं एनवायरनमेंट में या नेचर में, ये माइक्रोमोलिक्यूल, बायोलॉजिकल लेवल में हम इसे कैसे पढ़ेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि सेल से बायोमास से कितना डिफ्रेंशिएट और कितना इवोल्यूशनरी मेथड से प्रोड्यूस हुआ है, और इसको किसने डिफाइन किया है, किसने डिस्कवर किया है, दैट इज सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। तो यहाँ पर जो है तीन तरीके से इन्होंने जो साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी की है वो डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या है कि जो जीन्स है पर्टिकुलर स्पीशीज में जीन्स का जो है वेरिएशन है वो कैसे होता है। जैसे कि हिमालय का एक रीजन है जहाँ पर एक पर्टिकुलर मेडिसिनल प्लांट है, वो राउवोल्फिया वोमिटोरिया, तो ये जो प्लांट है वहीं होता है क्योंकि पर्टिकुलर जीन्स जो है वहीं पर ही अडेप्ट होने की वो पर्टिकुलर एबिलिटी रखता है। देन 50,000 जेनेटिकली, 50,000 जो है मैंगो की वेराइटीज है, 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो है, 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस है। तो ये सारे जीन्स के बेसिस पे हमें पता चलते हैं कि कौन सा राइस कौन सी क्वालिटी का कौन से जीन्स का है, कौन सा मैंगो कौन से जीन्स का है, यानी कि अलग अलग उसको प्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग तरीके से। स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में जो है ज़्यादा एम्फीबियन होते हैं ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। तो स्पीशीज कहाँ पर कौन सी जगह पे कौन से जोग्राफिकल एरिया में ज़्यादा अपने आप को अडाप्ट कर पाते हैं दूसरे जगह के कंपैरिजन में। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बहुत बारिश होती है, कहीं पे बहुत ठंडा है, कहीं पे बहुत ग्रीनरी है, ये सारे जो है इकोलॉजिकल लेवल पर है। देन यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि बायोडाइवर्सिटी में इतनी सारी स्पीशीज है तो अडाप्ट होने के लिए उन्हें बहुत तरह से अडाप्ट होने के लिए अपनी अंदर एबिलिटी लानी होती है। जैसे कि अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो कैसे सर्वाइव करेंगे, नहीं कर पाते। तो ऐसी ऐसी स्पीशीज जो है कोई भी हो सकती है, एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे जैसे एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। ये क्या है, एक्सटिंक्ट होने लगते हैं तो इनको उस लेवल उनका जो है एक अलग रिकॉर्ड होता है जो कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, 2004। तो इसमें जो है बहुत सारी 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज़ का नाम है जो अर्थ में पाई जाती है, और ये डिफरेंट रेंजेस में इन्हें पाया गया है। 20 to 50 मिलियन के रेंजेस में इनमें जो डिफरेंस है, इनमें जो स्पीशीज़ है जो अलग अलग स्पीशीज़ उनका रेंज जो है 20 to 50 मिलियन है सबका कंट्रीब्यूशन। एंड जो भी, और इसको किसने अबाउट डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो 7 मिलियन के अराउंड है जो रॉबर्ट मे ने डिस्कवर की है। उसके बाद जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो अभी के पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो है 70% जो है एनिमल है, बाकी का जो परसेंट बचता है 22% या उससे भी कम वो है प्लांट्स है। एंड तो टोटल 70% एनिमल का ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसेक्ट्स है वो 7 आर इंसेक्ट्स है एवरी 10 एनिमल्स में, 10 एनिमल्स है और 7 इंसेक्ट्स है। तो इसको हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स भी बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ फंगाई स्पीशीज इन वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल्स। तो अगर हम कंबाइन करें सारे जो स्पीशीज है उनका कितना डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है नंबर में। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को एक एग्जांपल के एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। जीन की डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम की, स्पीशीज की, और इनवर्टिब्रेट
वर्टिब्रेट और प्लांट्स। तो डाइवर्सिटी में क्या होते हैं, बायो इकोसिस्टम हमारा है क्या है, एक्चुअली इकोसिस्टम में ही हमारे बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली जो इन बिटवीन बायोलॉजिकल में जो भी डिफरेंसेस हैं, इन वर्टिब्रेट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जो भी ये बटरफ्लाई है, कॉकरोचेस है, और जो भी वर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वर्टिब्रेट में फिशेस हैं और लिविंग बींग्स हैं, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं। देन प्लांट्स में ये मशरूम्स, फंगाई, लाइकेंस, एंजियोस्पर्म्स, ये सारी चीज़ें। और ये डायग्राम सारे जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। ह्यूमन एडाप्टेशन टू क्लाइमेट, अब क्लाइमेट में हम अडाप्ट कैसे करेंगे, इतनी सारी स्पीशीज है, इतने सारे बायोडाइवर्सिटी में इतने सारे रेंजेस हैं, तो हम अडाप्ट करने के लिए भी एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन को कंपेयर किया गया है वो किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट ने किया था, या जो भी डिस्कवर कर रहे हैं वो है फ्राई सैंड्सको 1993 में। हीट एंड कोल्ड, एंड हाई एल्टीट्यूड, तो ये तीन जगह है, हीट, कोल्ड एंड हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पे हम देखेंगे कि अडेप्टेशन ऑर्गेनिजम्स का कैसे होता है। तो जो हीट वाला पार्ट है वो है दो तरह की चीज़ों में इनको क्लासिफाई किया गया है, हॉट ड्राई और हॉट वेट क्लाइमेट। हॉट वेट और हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट यूजुअली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इक्वेटर, हमारे इक्वेटर वाले एरिया में पाया जाता है। वाइल द हॉट ड्राई क्लाइमेट इज टिपिकल ऑफ द डेजर्ट रीजन, तो ड्राई क्लाइमेट ऑब्वियसली कहाँ होगा, आपका डेजर्ट एरिया में। तो डेजर्ट एरिया का एक एग्जांपल दिया है कालाहारी, द सहारा ऑफ अफ्रीका, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद इन ऑर्डर टू टॉलरेट हीट स्ट्रेस ह्यूमन डेवलप सिंक्रोनाइज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स that enable them to lose heat in efficient manner and adapt to the heat stress। तो इनमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जहाँ पर हम हीट स्ट्रेस को क्या करते हैं, अडाप्ट करते हैं ऐसे कंडीशन में। प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, हमारी बॉडी में क्या है, इस चीज़ को अडाप्ट करने की एसिमिलेशन बार बार जो है क्षमता जो है बढ़ती रहती है। नॉन एसिमिलेटेड पर्सन बिकम एक्सपोज टू हीट स्ट्रेस, तो जो ऐसा नहीं कर पाता ऑब्वियसली उनको बहुत हीट स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। देन ब्लड फ्लो का जो हमारा कंडीशन होता है वो भी इसमें अफेक्ट करता है। देन बहुत तरह की हमारी स्किन होती है, बहुत तरह के जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। विद द रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हीट स्ट्रेस ह्यूमन अटेन फुल एसिमिलेशन बाय मेंटेनिंग हाई पेरिफेरल हीट कंडक्शन एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वेट ओवर द स्किन। तो स्वेट कितना हो रहा है उस बेसिस पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सा पॉपुलेशन या कौन सी जो स्पीशीज़ है वहाँ पर अडेप्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो जो रिजल्ट होता है इन ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो भी इसका एक आउटपुट निकलता है वो रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन स्किन टेम्परेचर, द रेक्टल टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीज एंड फाइनली सर्कुलेटरी स्टेबिलिटी इज मेंटेन। तो यहाँ पर हीट के अकॉर्डिंग क्या है, उन्हें कुछ चीज़ें उनकी रिड्यूस होने लगती है बॉडी के प्रोसेस में, के प्रोसेस में। तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसके अकॉर्डिंग मेंटेन होने लगता है। तो 66 की एज में जो है हीट टॉलरेंस जो है अफेक्ट करता है उन लोगों को। 45 की एज वाले लोगों को वो लो कैपेसिटी शो होना स्टार्ट हो जाता है, और जो भी यंग लोग हैं वो अडेप्ट कर पाते हैं उन सब चीज़ों में। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। बॉडी शेप एंड साइज, बॉडी शेप एंड साइज कैसे आपको अफेक्ट करते हैं अडेप्ट होने में। द रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी सरफेस एरिया एंड टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी कोर एंड दैट ऑफ द सराउंडिंग। तो आपके सराउंडिंग में आपकी बॉडी साइज और शेप से कैसे अफेक्ट होती है, जो भी हीट लॉस हो रही है वो ऑब्वियसली आपके बॉडी सरफेस एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर रही है। हीट लॉस जितना होगा उतना आपका टेम्परेचर क्या होगा, कितना, अगर ज़्यादा हीट निकल जा रही है तो बॉडी टेम्परेचर क्या है उतना ही कम होता जाएगा। देयरफॉर एन इंडिविजुअल हैविंग बिगर सरफेस एरिया और लार्जर बॉडी साइज कैन इमिट हीट एट अ ग्रेटर रेट। तो जिनका बॉडी साइज ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा है बॉडी का, वो क्या करेंगे, उनका हीट जो है ग्रेटर रेट में उसमें ज़्यादा अडेप्ट हो पाएगा दैन कंपेयर टू स्मॉलर सरफेस एरिया।
थिकनेस ऑफ बॉडी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ हीट लॉस। तो थिकनेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हीट लॉस के। इन अदर वर्ड अमंग द फैट इंडिविजुअल द रेट ऑफ हीट फ्लो इज लेस देन देयर लीन काउंटर पार्ट्स। तो जो फैट जो भी ज़्यादा जिनमें फैट होता है जिनकी बॉडी में, वो ज़्यादा कम हीट फ्लो, कम हीट लॉस होता है उनकी बॉडी में, जो उन लोगों के कंपैरिजन में जो पतले होते हैं। देन कौन कौन से जो भी फंक्शंस होते हैं आपकी बॉडी के, फिजिकल फिटनेस एंड इंडिविजुअल हीट टॉलरेंस कैपेसिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय हिज और हर स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस। आपकी फिजिकल फिटनेस पे भी डिपेंड करता है। कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन है, जो भी मैक्सिमम, अगर आपका हीट ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, ऑक्सीजन इनटेक अगर प्रॉपर चल रहा है, आपका ऑक्सीजन जो भी इनटेक है, ऑक्सीजन की प्रोसेस है आपकी बॉडी में प्रॉपर चल रही है, तो आपकी क्या है जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो आपका मेंटेन रहेगा। अदरवाइज ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो जाएगा। ठीक है। then humans has also developed cultural and behavioral adaptation to deal with the heat stresses. According to Hana, human material culture provide special habitation and clothing which establish a favorable microclimate and counter the high potential of radiation, convection and conductive heat gain, whereas behavioral techniques center largely upon avoidance। तो यहाँ पर एक हाना है जो डिस्कवर जिन्होंने इनके इसके बारे में डिस्कवर करते हुए 1983 में ये बोला है कि जो हीट टॉलरेंस वाले लोग होते हैं या क्लाइमेट में जिस तरह से अपनी बॉडी को कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म जो है अडेप्ट करता है, तो उस बेसिस पे उनका कल्चर भी चेंज होता है, उनके कपड़े भी उस तरीके से चेंज होते हैं। और ये हम सबको पता है कि क्या कैसे उनके ड्रेसेस का कल्चर होता है, कैसे उनकी ड्रेसेस होती है, इवन उनका खान पान भी उसके अकॉर्डिंग होता है। देन एडाप्टेशन टू कोल्ड। एडाप्टेशन टू कोल्ड में क्या है, जब डिग्री जो है या टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस में होता है, सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। और ये किसके थ्रू डिस्कवर किया गया है, पासन 2014। तो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है बॉडी जो है लूज बॉडी हीट एंड एक्सपीरियंस सीवियर डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे जो है बॉडी का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करने का। तो 4 मेजर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहुत कोल्ड होता है, पोलर, हाई माउंटेन, ग्लेशियल एंड पेरीग्लेशियल एरिया। इन सब के एक एक एग्जांपल अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर क्या होता है, अडॉप्टेशन टू क्रॉनिक कोल्ड को एक्सपोजर कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 बेसिक पैटर्न: हैबिचुएशन, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन एंड इंसुलेटिव एडेप्टेशन। Exact determinant of which pattern will be induced by chronic cold exposure in unclear, but the magnitude and extent of body cooling, frequently and duration of exposure and individual factor all influence the adaptive process. Habituation is characterized by blunted shivering and cutaneous vasoconstriction। एक्सट्रीम कंडीशन में जो भी 3 तरह के इन्होंने कंडीशन बताए हैं, हमारी बॉडी क्या कर सकती है, हैबिचुएशन, मेटाबॉलिक एडाप्टेशन एंड इंसुलेटिव एडाप्टेशन। हैबिचुएशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में वैसो कंस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स जिसको कहते हैं। तो उस बेसिस पे हमारी बॉडी में क्या है, बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत कम होते होते बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में कम हो जाएगा, फ्रीज भी हो सकती है बॉडी कोल्ड एडाप्टेशन में। देन उसके बाद पहली बार ऐसा होगा, उसके बाद जब आदत हो जाएगी, अगर सरवाइव कर पाए तो पॉपुलेशन वहाँ पे उस कंडीशन में उस फंक्शन के साथ सरवाइव भी कर लेंगे। द साइज एंड द शेप, साइज और शेप कोल्ड में कैसे फर्क करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो भी फैटी जो जिसमें इंसुलेशन किस में होता है, जहाँ पे फैट ज़्यादा होगा, हमारी बॉडी में क्या है वो इंसुलेशन से ज़्यादा, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हीट लॉस थोड़ी सी हो भी जाए तो, क्योंकि फैट है तो हमारी बॉडी को हीट प्रोड्यूस होता रहता है। देन एडाप्टेशन टू हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में कैसे, जैसे कि जब सी लेवल से 2400 और 2500 मीटर पे अगर आप चले गए कहीं, सपोज अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं दूसरी कंट्री में या कहीं और, तो आपका जो आप जब एरोप्लेन बाई एयर ट्रैवल करते हैं तो आपकी कुछ 1000 मीटर जब आप ऊपर रहते हो वहाँ पर आपको
आपको कंडीशन फील होती है हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन का कम हो जाना, वहाँ आपकी बॉडी कैसे अडाप्ट करती है और कैसे उस पर्टिकुलर रीजन में भी लोग रहते हैं बहुत ऊपर ऊपर जहाँ पे बहुत गर्मी है या जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऐसी ऐसी जगह पे भी लोग सरवाइव करते हैं। तो वो हाई एल्टीट्यूड, अगर बहुत एपेक्स एरिया में रहते हैं तो उसको हाई एल्टीट्यूड कहा जाता है। यहाँ पर विद द इंक्रीजिंग हाइपोक्सिक कंडीशन आर्टियल प्रेशर, तो एग्जैक्टली उसमें होता क्या है, आर्टियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो कम होने लगता है। सैचुरेशन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिक्लाइन एंड अटेन होमोस्टेसिस द बॉडी रेस्पॉन्ड इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, तो बॉडी को क्या है रेस्पॉन्ड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी वो बॉडी रेस्पॉन्ड कर सकती है, यानी कि कम टाइम के लिए अडेप्ट करेगी या तो लॉन्ग टाइम के लिए अडेप्ट करेगी। तो ये ऑब्वियसली जो जीन वाले जो पर्टिकुलरली उसी एरिया में रहते हैं, अगर वो वहाँ पर रहेंगे तो उनका जो है पल्मोनरी फंक्शन जो है और उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मेंटेन रहता है। एंड देन ऑब्वियसली इसमें भी एज का फैक्टर है, अगर ज़्यादा एज वाले लोग हैं तो उसमें उनको ज़्यादा उस पर खतरा रहता है ऐसी जगह पे। एंड देन नेपाल, यहाँ पर एग्जांपल जो है नेपाल हिमालय रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन एडाप्टेशन टू हाई एल्टीट्यूड। कंपैरेटिव फिजियोलॉजिकल स्टडीज हैव सजेस्ट दैट देयर रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन द hypoxic environment is because of numerous distinctive adaptive phenotype which include adaptation लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो उनके जो हीमोग्लोबिन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड में रहने के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस करती हैं, तो वो वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, इक्वेटोरियल रीजन टिल नाउ यू माइट हैव गॉट एन आइडिया अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीजन। तो अभी तक जितने भी अलग अलग एडेप्टेशन के थ्रू हमने जो भी अलग अलग रीजन पढ़े तो उससे हमें आइडिया हो गया कि कैसी कैसी जगह पे बॉडी को कैसे कैसे रेस्पॉन्स करने पड़ते हैं। तो डे टू डे एक्टिविटीज बाय मॉडिफाइंग their environment according to their suitability. The relationship between human and their environment has been important yet to a complex one. The environment of a region bear influence on humans, and at the same time the environment also get influenced by human them. This is a two way interaction. Obviously अगर आप environment के साथ में हो तो आपको पता है कि कैसे interaction होते हैं और कैसे फर्क पड़ता है, दोनों को पड़ता है। आपको एनवायरनमेंट से क्या मिलता है, सन है, सूरज से रोशनी मिलती है, प्लांट्स को उससे खाना बनाने का प्रोसेस होता है उन लोगों का। एंड देन जो एनिमल्स है उनको भी उससे बेनिफिट ही मिलता है, अगर जो भी हर्बीवोर्स है वो अपना खाना बना के रिप्रोड्यूस या फिर उनकी संख्या ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो दोनों को फ़ायदा करती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को हमारी मैन मेड एक्टिविटी से उन्हें बहुत हार्म पहुंच रहा है, तो ये टू वे एक्टिविटी है, टू डायमेंशन में। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, द नेटिव inhabitant, the equatorial region is inhabited by the indigenous people by compromise of पाइजम्स ऑफ अफ्रीका, इंडियन ट्राइब इन द अमेजोन बेसिन। तो यहाँ पर जो कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बेसिस पे जो है एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान पहुँच रहा है। दे हैव अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट इन न्यूमरस वे, और ये जो दो जगह के लोगों का नाम बताया, जो अफ्रीका और इंडियन ट्राइब्स का अमेजोन में, या ये लोग क्या है, इनका एक पर्टिकुलर अपना प्रोसेस है अडेप्ट करने का एनवायरनमेंट में। एग्रीकल्चर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर आर प्रैक्टिस्ड इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में जो है एग्रीकल्चर जो है काम है जो लोग करते हैं, और उस बेसिस पे उन्होंने वहाँ पे रहना खाना पीना अपना सारा सेट करके उसको वहाँ पर खुद को अडेप्ट कर लिया है। देन सेटल एंड उसके बाद जो है सेटलमेंट में जो है how in some region a special type of houses are found. In the Amazon people live in a special type of house called maloka. तो अफ्रीका में जो है सेटलमेंट के लिए किस तरह के घरों को बनाया गया है वो है मलोका, उन्हें मलोका कहते हैं। मलेशिया में कुछ विलेजेस हैं जिन्हें कैंपुंग्स कहते हैं। तो इस तरह का अडेप्टेशन ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को दिखाता है कि उसके अकॉर्डिंग वो खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं, कि उनका घर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका सब उस पर डिपेंड होता है। एंड देन क्लाइमेट एंड ह्यूमन हेल्थ,
ऑब्वियसली अगर क्लाइमेट अच्छा है तो ह्यूमन हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है और पॉपुलेशन की वजह से रहने की जगह नहीं है तो पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो बहुत सारे क्या होंगे, जो डिफरेंट सोर्सेज होंगे पानी के, अगर उनमें वो उतना प्योर नहीं हुआ जितना नेचुरली प्योर हमें मिलता है तो उससे बीमारियां होंगी। बिल्कुल वैसे ही हमारी एयर की कंडीशन है, अगर एयर अच्छा नहीं है तो हमें बीमारी होगी। और जो भी बीमारियों के नाम हैं, येलो फीवर, लेशमिनासिस एंड शेगास डिजीज, ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। एचआईवी डिजीज, इबोला डिजीज, ये सब वायरसेस है जो आपको अपने एनवायरनमेंट में, जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो ये उसके रिजल्ट्स में आपको ये सारी बीमारियां दिखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, जो डार्विन के बारे में हमने बोला था स्टार्टिंग में, स्पीशीज के कंटेंट को लेके। नेचुरल सिलेक्शन में एक्चुअली में होता क्या है, अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज है वो किसी भी जगह पे बहुत अच्छे से अडाप्ट होके सरवाइव कर पा रही है, बट अचानक से कोई चेंजेस की वजह से उस स्पीशीज में भी चेंजेस होने लगे, तो नेचर उनको सिलेक्ट करता है जो सुपीरियर होता है, जिनमें उसको भी अडाप्ट करने की, चेंजेस को भी अडाप्ट करने की क्षमता होती है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कोरोना हुआ था, हम लोग ऑलरेडी जो भी सारे लोग थे पूरे वर्ल्ड में या पूरे अर्थ में आराम से रह रहे थे, बट कोरोना की वजह से जो लोग सरवाइव कर पाए वो हुआ नेचुरल सिलेक्शन, माने नेचर ने उन्हें सिलेक्ट किया। एंड जो नहीं कर पाए फिर वो पॉपुलेशन से डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके की है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन एंड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग में जो है पॉपुलेशन का जो इनकी जो जनसंख्या का जो भी कंटेंट है या क्वांटिटी है वो मेंटेन रहेगी। डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनेगी। एंड डाइवर्सिफाइंग में ये जो भी ऑप्टिमल पॉपुलेशन रेंज है उससे डाइवर्सिफाई होके अलग अलग रहेगी। कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज जो है उनकी संख्या ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। और एक डायरेक्शन में एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज जो है या फिर दूसरे जो है एक ही डायरेक्शन में या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। और ऑप्टिमल में, स्टेबलाइजिंग में जो है ऑप्टिमम रहेंगे। तो दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी फोर्थ वीडियो। उसके टॉपिक के लिए अभी तो इतना ही कंटेंट है, बाकी का जो कंटेंट है उसका एक्सप्लेनेशन बाकी के वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।